सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। हरियाणा जीके की पीवाईक्यू सीरीज के अंदर जो है आज हम यहाँ पे 73 भाग जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, 73वां भाग जो है हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं कंप्लीट जो है 72 भाग जो है आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। आई होप आप सीक्वेंस वाइज अपनी तैयारी कर रहे होंगे, अच्छे से जो है कर रहे होंगे। ठीक है, अभी तक आपका ग्रुप सी का रिजल्ट नहीं आया है। मैंने जैसा अंदाजा लगाया था कि 15 नवंबर तक आपका जो है हरियाणा पुलिस का नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, जो कि अब जो है नॉर्मल सी बात है, डिले आपका होने वाला है। ठीक है, जो आपका हरियाणा पुलिस का नोटिफिकेशन है ना, ये डोंट वरी, डिले होने वाला है। अब आपका जो रिजल्ट है, पहले आपका रिजल्ट आएगा और 5 से 10 दिन तो लगाएगा नोटिफिकेशन डालने में। तो मान के चल सकते हैं दिसंबर में ही आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, दिसंबर में जो है आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, दिसंबर 2025 में। ठीक है, हो सकता है पहले आ जाए। देखिए, ये कंफर्म नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ जो है अंदाजा है कि भाई दिसंबर नोटिफिकेशन तक जो है आप दिसंबर तक जो है हरियाणा पुलिस का नोटिफिकेशन आ जाए। तो ये जितने भी दिन आपको प्लस मिल रहे हैं ना, जितने भी दिन पहले आपको मिल चुके हैं और जितने दिन आने वाले हैं, इन बचे हुए जो दिन आपके नोटिफिकेशन से पहले मिल रहे हैं, इनमें आप जो है थ्योरी सेक्शन को पहले कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, थ्योरी सेक्शन को पहले कंप्लीट कीजिएगा, जो कि हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आप पढ़ेंगे तभी जाके जो है आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो पाएगा। ठीक है, एमसीक्यू जो है आपके एग्जाम नियर बाय जो है 1 से 2 महीने रह जाएंगे, तब जो है दबा के हम एमसीक्यू करेंगे और हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, अभी जो है हर सब्जेक्ट का हम बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं। एक बेसिक डिटेल लेनी एक बार के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए जो है मैं यहाँ पर डिटेल से आपको करवा रहा हूँ। आई होप आप जो है देख भी रहे होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट डाटा जो है हम यहाँ पर कर रहे हैं। और एनिमल हस्बेंड्री का जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना, एनिमल हस्बेंड्री की जो क्लास फर्स्ट थी भाई, वो आज आ चुकी है। ठीक है, क्लास फर्स्ट थी वो आज आ चुकी है। मॉर्निंग में जो है ये क्लास आई थी, मॉर्निंग में 7:45 AM पर जो है ये क्लास आई थी। ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो कल आएगा। ठीक है, संडे को जो है, यानी कि संडे को कल जो है इसका सेकंड पार्ट आएगा। ठीक है, 10 पार्ट में जो है ये एनिमल हस्बेंड्री जो है मैं कंप्लीट कर दूंगा। जिस बच्चे ने जो है फर्स्ट क्लास नहीं देखी है एनिमल हस्बेंड्री का, तो डेफिनेटली जो है वो चेकआउट कर लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया भाई मिलान कीजिए। ठीक है, एक तरफ तो यहाँ पे औद्योगिक स्टेट दिए गए हैं, हरियाणा के भाई औद्योगिक स्टेट हैं, और दूसरी तरफ जो है जिला दिया गया है कि भाई जो औद्योगिक स्टेट है वो किस जिले के अंतर्गत है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कुंडली दिया गया है। ठीक है, कुंडली किस जिले के अंतर्गत आता है, समालखा किस जिले के अंतर्गत आता है, टोहाना, यहाँ पे टोहाना कर लेना भाई। ये एचएसएससी ने ऐसा ही दिया है, इसीलिए मैंने इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की है। मैं आपको बता देता हूं, एग्जैक्ट में ऐसे लिखा जाता है टोहाना। ठीक है, ये आप याद रखना, दोनों चीजें आपको याद रखना। ये जो एचएसएससी है ना, बड़ी ही भाई जबरदस्त चीज है, क्योंकि ये जो शब्दों के साथ खेलती है ना, बच्चे एक बार के लिए सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। टोहाना अलग है यार, क्या पता टोहाना कोई अलग जगह हो जिसके बारे में एचएसएससी पूछ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, बस आप थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिएगा। एक ही शब्द के जो है 2-3 मतलब निकाल लेती है एचएसएससी। ठीक है, तो इसीलिए हर शब्द को आपको अच्छे से कैच करना है। ठीक है, तो आइए अब मिलान कर लेते हैं। जो है कुंडली कहाँ पर हो जाएगी? कुंडली जो है सोनीपत में हो जाएगी। ऐसे मिलान कर लेते हैं, कुंडली कहाँ पर हो जाएगी? कुंडली हो जाएगी सोनीपत में। समालखा कहाँ हो जाएगा? समालखा हो जाएगा पानीपत में। जो है डी इसके अंदर मैथ हो जाएगा। उसके बाद टोहाना फतेहाबाद में हो जाएगा। कहाँ है फतेहाबाद? ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। बाकी जो बच गया रोज की म्यू, ये हो जाएगा गुरुग्राम में। ऐसे जो है आप मैच कर सकते हैं। अब जो है देख लेते हैं, पहले का हो गया बी। ठीक है, पहले का बी कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी में ही है इकलौता पहले का बी, और किसी में पहले का बी नहीं है। तो आप एलिमिनेशन मेथड अपना के ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लीजिएगा, और कहीं पर आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऐसे चीजें आप जो है सोल्व कीजिएगा, और ऐसे ही आपको पढ़ाई करनी है। कब तक करनी है? आपके रिटन एग्जामिनेशन तक आपको डेली ऐसे ही पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया भाई निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार हरियाणा सरकार द्वारा पुरुषों के लिए खेलों में आजीवन योगदान के लिए जो है दिया जाता है। तो पुरुषों के लिए खेलों में आजीवन पुरस्कार जो है हरियाणा सरकार के द्वारा ये महाराणा प्रताप जो है पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है,
चारों पुरस्कारों के बारे में मैंने डिटेल से लिख दिया है, एक एक करके मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करेंगे। ये द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है ये भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है और इसकी जो शुरुआत है 1985 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। किस क्षेत्र में जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है? यह पुरस्कार खेल कोचिंग यानी प्रशिक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रशिक्षकों यानी कोचों को जो है ये पुरस्कार जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अब हम चलते हैं विक्रमादित्य पुरस्कार के ऊपर, ठीक है। और ये भी याद रखना किसके द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, तो ये भारत सरकार का जो मंत्रालय है ना, युवा मामले और खेल मंत्रालय, इसके द्वारा जो है ये पुरस्कार दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसके बाद हम चलते हैं विक्रमादित्य पुरस्कार। विक्रमादित्य पुरस्कार के बारे में बात करें तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह पुरस्कार खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट निर्णायकों को उनकी निष्पक्ष और सराहनीय निर्णायक भूमिका के लिए दिया जाता है। तो विक्रमादित्य जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि निष्पक्ष जो फैसले दिए जाते हैं उसके लिए जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो हरियाणा सरकार के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। तीसरे पुरस्कार की मैं बात करूं, महाराणा प्रताप पुरस्कार। महाराणा प्रताप पुरस्कार जो कि इस क्वेश्चन का आंसर था, किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह पुरस्कार पुरुषों के लिए खेलों में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। यह हरियाणा के वरिष्ठ खिलाड़ियों की उपलब्धियों को जो है सम्मानित करता है। किसके द्वारा दिया जाता है? हरियाणा सरकार के द्वारा जो है यह पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद हम बात करें आगे कौन सा हो गया? एकलव्य पुरस्कार आ गया ना, ठीक है। एकलव्य पुरस्कार ये ऊपर आएगा भाई, ये नीचे लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे आएगा एकलव्य पुरस्कार, इसके आगे आएगा एकलव्य पुरस्कार, ठीक है। थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ एकलव्य पुरस्कार। तो ये एकलव्य पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह पुरस्कार आमतौर पर युवा होते हैं, जूनियर होते हैं, उभरते हुए खिलाड़ी होते हैं, इनको खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो है एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है, जो वरिष्ठ स्तर पर अपनी क्षमता जो है दिखाते हैं, ठीक है। एकलव्य पुरस्कार के बारे में किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह जो है मतलब डिफरेंट राज्यों में दिया जाता है ये पुरस्कार। ऐसा नहीं है कि केवल जो है हरियाणा ही एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है, हरियाणा भी ये पुरस्कार देती है, मध्य प्रदेश भी ये पुरस्कार देती है, कर्नाटक सरकार भी जो है ये पुरस्कार देती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या नहीं मिलेगा? ये जो महाराणा प्रताप में है इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर नहीं मिलेगा, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट ईयर यानी कि ये इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, ना ही इसका मिलेगा, कहाँ गया, ना ही ये विक्रमादित्य का जो पुरस्कार का है ये डेट मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि मुझे भी नहीं मिली भाई ये डेट, एग्जैक्ट जो है इन डेटों का जो है आंकलन नहीं हो पाया है। हालांकि एकलव्य पुरस्कार जो है सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कब दिया गया था? तो ये देख लो 1997 में जो है ये पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो इन चारों पुरस्कारों के बारे में इतनी डिटेल जरूर याद रखना जितनी मैंने यहाँ पे शॉर्ट एक्सप्लेनेशन में आपको प्रोवाइड करवाई है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत बोला गया है हरियाणा में हथीनी कुंड बैराज किस नदी पर स्थित है? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ताजेवाला बैराज की, थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं ताजेवाला बैराज। इतने अपने माइंड में जो है इस क्वेश्चन नंबर 3 का जो है राइट आंसर सोच लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ताजावाला बांध बनाया गया था। ताजेवाला बांध सबसे पहले याद रखना, ये सारा जो मैटर है कहां पर है? यमुनानगर में है भैया, ठीक है, यमुनानगर में, ठीक है। सबसे पहले ये ताजेवाला बांध बनाया गया था 1973 में जो है ब्रिटिशों के द्वारा ये बांध बनाया गया था। लेकिन उसके बाद जो है हथीनी कुंड बैराज बनाया गया, ठीक है। इसी के स्थान पर, ताजेवाला के स्थान पर जो है हथीनी कुंड बैराज बनाया गया, ठीक है। कब बनाया गया? 1996 में इसका काम कंप्लीट हुआ था, 1999 में बनकर तैयार हुआ था। राइट ऑप्शन आप 1999 ही करके आएंगे क्योंकि HSSC 1999 ही यहां पर देती है, ठीक है। 1999 में हथीनी कुंड बैराज बनकर जो है तैयार हो गया था। किस नदी पर है? यमुना नदी पर स्थित है, ठीक है, यमुना नदी पर यह स्थित है। अब यमुना नदी की बात करूं तो यमुना नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? तो यमुनानगर के कालेसर वन से, ठीक है, यमुना नगर के कालेसर आएगा ना, कालेश्वर कहाँ लिख दिया, कालेसर आएगा। कालेसर वन से जो है ये यमुना नदी जो है प्रवेश करती है। यमुना नदी का उद्गम भी याद रख लेना, कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से ये नदी निकलती है, ठीक है, उत्तराखंड के कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से ये नदी निकलती है, ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर से, ठीक है, ग्लेशियर से ये नदी निकलती है। और क्या याद रख सकते हैं भाई यमुनानगर के बारे में? यमुनानगर को जो है पहले किस नाम से जाना जाता था? यमुनानगर,
यमुनानगर को पहले अब्दुल्लापुर के नाम से जाना जाता था, अब्दुल्लापुर, ठीक है। या फिर इसको किस नाम से जाना जाता था, पेपर सिटी के नाम से जाना जाता था, ठीक है, पेपर सिटी, पेपर सिटी। पेपर सिटी को हिंदी में क्या बोलेंगे, कागज का शहर, ठीक है। ये सारी चीजें, कागज का शहर, ये सारी चीजें आप यमुनानगर के बारे में याद रखेंगे, यमुना नदी के बारे में याद रखेंगे, हथिनी कुंड के बारे में याद रखेंगे, और जो है ताजीवाला बांध के बारे में जो है चीजें याद रखेंगे। ऐसे ही चीजें आपको याद रखनी होगी, ठीक है। बाकी आप सरस्वती के बारे में जानते हैं, सरस्वती नदी कहाँ से निकलती है, पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं। हिमाचल प्रदेश की जो शिवालिक पहाड़ी है वहीं से ये सरस्वती नदी निकलती थी, और वर्तमान में जो है ये विलुप्त हो चुकी है। साहिबी और दोहन नदी, ये दोनों कहाँ से निकलती है, ये दोनों नदी राजस्थान से निकलती है, ठीक है। राजस्थान में कहाँ से निकलती है, अरावली पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। अरावली पहाड़ियों से ये नदियां निकलती है। आई होप यहां तक जानकारी जो है सारी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 में क्या बोला गया, किस जिले में मैंगनीज पाया जाता है, तो हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है महेंद्रगढ़ जिला, जो है जो ये मिनरल्स होते हैं ना, मिनरल्स खनिज लवण होते हैं, ये जो है एकमात्र महेंद्रगढ़ में ही जो है हरियाणा के जिले में पाए जाते हैं। तो ये हरियाणा के किस जिले में मैंगनीज पाया जाता है, तो महेंद्रगढ़ जिले में जो है मैंगनीज पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया, निम्नलिखित हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सी झील एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो कौन सी झील हो जाएगी, तो ये भिंडावास जो है ये एकमात्र जो है वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगी, ठीक है। और भिंडावास कहां पर है, ये झज्जर जिले में अवस्थित है, ठीक है। दमदमा कहां पर है, दमदमा गुरुग्राम में है। बड़खल कहां पर हो जाएगी, फरीदाबाद में हो जाएगी। करनाल करण झील कहां पर हो जाएगी, करनाल में हो जाएगी, ठीक है। ये सारे 4 के 4 ऑप्शन आपको याद रखने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और यहां पे आप देख सकते हैं भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। भिंडावास एक मीठे पानी की आर्द्र भूमि है और हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के झज्जर जिले में जो है अवस्थित हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं, तो सबसे कम किस में हो जाएगी और सबसे ज्यादा किस में हो जाएगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी यमुनानगर में, ठीक है। सबसे ज्यादा यमुनानगर ही होगा ना भाई, ये अपडेट करना एक बार, यमुनानगर, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग यमुनानगर होना चाहिए, बट ये जो डाटा है ना कम ज्यादा होता रहता है भाई, ठीक है, याद रखना। कई जगह जो है जो ग्राम पंचायतें हैं उनको डिसॉल्व कर देते हैं, कई जगह जो है बना देते हैं। एग्जैक्ट डाटा हमको कहां पर मिलेगा, इकोनॉमिक सर्वे में मिलेगा, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे में मिलेगा, 2025-26 वाले में ये इकोनॉमिक सर्वे में हमें डाटा मिल जाएगा, जो जनवरी फरवरी में आपको देखने को मिलेगा। वहां पे एग्जैक्ट हम देख लेंगे। वर्तमान के लिए आप याद रखना, जो सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं ना, सबसे कम कहां पे गया, सबसे कम वाला हो जाएगा फरीदाबाद में, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं सबसे कम, ठीक है। और सबसे ज्यादा यमुनानगर है, लेकिन एक बार मेरे हिसाब से जो है आप अपडेट कर लेना, इसको जो है वेरीफाई कर लेना, ठीक है। हरियाणा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, हरियाणा पंचायती राज, उस पे जाके जो है आप ये डाटा देख लीजिएगा प्लीज, ठीक है, वरना मैं ही अपडेट कर दूंगा, डोंट वरी। पिंड करके कमेंट में डाल दूंगा कि यमुनानगर है या फिर अदर कोई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया, सचर फार्मूला के अनुसार हरियाणा राज्य को कितने भागों में जो है उपविभाजित किया गया था। सबसे पहले आपको याद रखना है, ये जो सचर फार्मूला था, सचर फार्मूला, ये कब लागू किया गया था, 1 अक्टूबर 1949 को, 1 अक्टूबर 1949 को ये लागू किया गया था। उस समय जो है हरियाणा पंजाब का ही हिस्सा होता था, और जो है ये क्या क्या सिचुएशन आ गई थी, भाषाई जो है सिचुएशन आ गई थी, मतलब भाषाई प्रॉब्लम्स आ गई थी, ठीक है। कुछ क्षेत्र जो है हिंदी भाषा के थे, मतलब कुछ लोग जो है हिंदी बोलते थे, नॉर्मली ज्यादा लोग जो है पंजाबी बोलते थे, ठीक है, पंजाबी और हिंदी, ठीक है। इन्हीं 2 क्षेत्रों को अलग करने के लिए जो है सचर फार्मूला लागू किया गया था, जो कि 1 अक्टूबर 1949 को जो है ये लागू किया गया था। 2 उपभागों में जो है ये विभाजित कर दिया था, ठीक है, हिंदी क्षेत्र और पंजाबी क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया, 11वीं सदी की अलबरूनी की इतिहास की किताब है किताब उल हिंद। इसमें जो है डैश को हरियाणा की एक प्रसिद्ध झील का उल्लेख है। तो 11वीं सदी की पुस्तक है अलबरूनी की किताब उल हिंद। इस पुस्तक में जो है अलबरूनी की जो ये पुस्तक है ना किताब उल हिंद, इसमें जो है एकमात्र झील हरियाणा की जो है आपको मिलेगी। तो उस झील का नाम पूछा गया है, दमदमा नहीं होगी। दमदमा कहां पर है, गुरुग्राम के अंतर्गत है, ठीक है, गुरुग्राम के अंतर्गत है।
बड़खल कहां पर है? बड़खल भी नहीं होगा, फरीदाबाद के अंतर्गत है। ब्रह्म सरोवर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ब्रह्म सरोवर जो है 11वीं शताब्दी में अलबरूनी की जो इतिहास की किताब है, किताबुल हिंद, इसमें जो है इसका जिक्र मिलता है। और ब्रह्म सरोवर कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। कर्ण झील आप सभी जानते हैं, कर्ण झील कहां पर है? करनाल में है। ठीक है, आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया? हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के अभ्यारण्य क्षमता की पहचान किसने की थी? तो सबसे पहले ये आए थे 1970 में। कौन आया था 1970 में? 1970 में पीटर जैक्सन ने दौरा किया था यहाँ का। पीटर जैक्सन ने ये दौरा किया था और इन्होंने इंदिरा गांधी को, उस समय इंदिरा गांधी जो है भारत की प्रधानमंत्री होती थी, इंदिरा गांधी को जो है ये बताया था कि ये आर्द्र भूमि के रूप से जो है ये काफी इंपॉर्टेंट जगह है। ठीक है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के अभ्यारण्य क्षमता की पहचान सबसे पहले जो है पीटर जैक्सन ने की थी, 1970 में की थी। ठीक है, ये चीज आप याद रखना। हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के पक्षी अभ्यारण्य की क्षमता, पक्षी विहार के रूप में पहचान सबसे पहले ब्रिटिश पक्षी विज्ञानी पीटर जैक्सन ने की थी। उसके बाद सलीम अली आए थे, आप सभी जानते हैं, और सलीम अली ने जो है इसका वो किया था, क्या किया था, मतलब कि भाई इन्होंने कहा था कि हाँ भाई जो पीटर जैक्सन कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। इसके बाद जो है सलीम अली आए थे और इन्हीं के नाम पर जो है सलीम अली भी इसका जो है नाम रखा गया था। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारी चीजें आप समझ गए होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 10 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है? शाहजहां के मयूर सिंहासन को कौन लूट ले गया? सबसे पहले आपको याद रखना होगा करनाल का युद्ध। ठीक है, करनाल का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये 1739 में लड़ा गया था। ठीक है, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, डोंट वरी। करनाल का युद्ध कब लड़ा गया था? 1739 में लड़ा गया था। किस किस के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था? मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में जो है ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, यहां पे लिखू क्या? मोहम्मद शाह वर्सेज किसके बीच में लड़ा गया था? नादिर शाह के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, नादिर शाह के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। नादिर शाह जो है इस युद्ध में जीत गया था। इसके बाद ये दिल्ली में प्रवेश कर गया था। दिल्ली में प्रवेश करने के बाद अंधाधुंध इसने मारकटाई की और वहां से जो है ये मयूर सिंहासन अपने साथ ईरान ले गया। मयूर सिंहासन के बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी आपको बता देता हूं। मयूर सिंहासन सबसे पहले किसने बनाया था? शाहजहां ने इसको बनाया था। ठीक है, शाहजहां ने मयूर सिंहासन को बनाया था और पहला जो व्यक्ति था ना, पहला मुगल सम्राट कौन था? वो शाहजहां ही था जो इसके ऊपर बैठा था। अंतिम मुगल सम्राट कौन था जो मयूर सिंहासन पर बैठा था? वो कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला था, जिसको हराने के बाद जो है नादिर शाह मयूर सिंहासन को अपने साथ ईरान ले गया था। ये छोटी सी कहानी थी और यही छोटी सी कहानी जो है बड़े रूप में मैंने यहाँ पे लिख दी है। इसको चाहे तो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये जरूर याद रखना भाई, मेरे को लग रहा है ये पूछा जाएगा। ये मैंने जो है एडिशनल ऐड किया है। क्या ऐड किया? इसको किसने बनाया था? इसको जो कारीगर था ना वो बेबादल खान ने जो है इसको बनाया था। ये लाइन आप जरूर रखना, क्योंकि HSSC ऐसी चिड़िया का नाम है, चिड़िया तो नहीं कह सकते। HSSC क्या है? HSSC बाज है भाई, बाज। ठीक है, तो HSSC ऐसी ही चीजों को खोजता रहता है। इन फ्यूचर में कभी ना कभी ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा, आप लिख लीजिएगा। ये लाइन जो है मेरे लिए आप जरूर याद रखना। मयूर सिंहासन को जो है कारीगर किसने बनाया था? बेबादल खान ने जो है इसको बनाया था। हरियाणा जीके के अंदर नहीं पूछेगा ये चीज। ये चीज आपकी कहां पूछेगा? इंडिया जीके के अंतर्गत ये चीज आपकी पूछेगा। ठीक है, इसीलिए ये चीज आप याद रखिएगा। बाकी ये सारी डिटेल मैंने आपको लिख दी है, यहां से आराम से बैठ के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 11 काफी इजी है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो अरुणाचल प्रदेश तो बहुत दूर हो गया भाई, पूर्वी राज्य हो गया, ये तो करता नहीं है। मिजोरम सिक्किम भी नहीं करते। तीनों जो है नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। इसके बाद जो हिमाचल प्रदेश है ये अपनी बाउंड्री जो है हरियाणा के साथ साझा करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया? तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है 2015 में हरियाणा सरकार की कौन सी योजना स्थानीय वृक्षों की प्रजातियों के वृक्षारोपण को बढ़ावा देती है? तो ये कौन सी हो जाएगी? हर घर हरियाली योजना हो जाएगी। ठीक है, कौन सी होगी? हर घर हरियाली। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बस ये आप ये चीज याद रखना, हर घर हरियाली योजना जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2015 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है, इसको जो है आप मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखेंगे। हर घर हरियाली योजना जो है हरियाणा सरकार के द्वारा कब शुरू की गई थी? तो 2015 में जो है इसको शुरू किया गया था। ठीक है, यहां तक जानकारी क्लियर हो गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया? हरियाणा में
डैश मूलतः एक पवित्र धागा होता है जो कौड़ी, एक छोटी मछली का आवरण, एक सिक्के और एक सुपारी से जो है बना होता है। तो क्या होता है, वही मंडा होता है ये, ठीक है। धार्मिक पवित्र एक चीज होती है। आइए एक्सप्लेनेशन लिख दिया है मैंने, यहीं से बता देता हूं। मंडा जो है ना, मंडा ये क्या होता है, हरियाणा की संस्कृति में मंडा एक पवित्र धागा होता है जिसमें कौड़ी, एक छोटी मछली का आवरण, एक सिक्का और एक सुपारी बंधी होती है। इसका उपयोग विभिन्न धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठानों, विशेषकर विवाह समारोह और पूजा पाठ में जो है किया जाता है, जहां इसे पवित्रता और सौभाग्य का जो है प्रतीक माना जाता है। तो ये 4 लाइन जरूर याद रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद जरूर रखना, ये मंडा शब्द किससे संबंधित है, तो ये हरियाणा की संस्कृति से जो है इंपॉर्टेंट, मतलब लिंक करता है, हरियाणा की संस्कृति से ये मंडा शब्द जो है रिलेट करता है। और ये एक प्रकार का जो है पवित्र धागा होता है, ठीक है। आई होप यहां तक सारी चीजें बिल्कुल आसान भाषा में जो है आपको मिल गई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया, पश्चिमी हरियाणा के मैदान। पश्चिमी हरियाणा किसकी बात कर रहा है, यानी कि हिसार की बात कर रहा है, भिवानी की बात कर रहा है, सिरसा की बात कर रहा है, फतेहाबाद की बात कर रहा है, ठीक है। ये हरियाणा के पश्चिम जिले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पूर्वी हरियाणा के मैदानों से राज्य के पश्चिमी भाग में विभिन्न ऊंचाई और आकार के बहुत से रेतीले टीलों के कारण भिन्न है, जिन्हें डैश कहते हैं। तो जिन्हें डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं, ठीक है। टीलों का जो है विभिन्न ऊंचाई नीचाई अलग होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा गया, पश्चिमी हरियाणा के मैदान जो है पूर्वी हरियाणा के मैदानों से राज्य के पश्चिमी भाग में विभिन्न ऊंचाई और आकार के बहुत से टीले के कारण भिन्न है। मतलब ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, एक तो पूर्वी हरियाणा है, ठीक है, एक पश्चिमी हरियाणा है, ठीक है। अब ये कहने की कोशिश कर रहा है, ये जो पूर्वी हरियाणा में रेतों के टीले हैं ना, वो मतलब जो पश्चिमी हरियाणा में रेतों के टीले हैं वो अलग है, किससे, पूर्वी हरियाणा से। और इनको जो है रेत के टीले भिन्न हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, बांगर जो है, जिनको स्थानीय भाषा में जो है बागर बोला जाता है। ये सिंपल सी चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। 15 में क्या बोला गया, निम्नलिखित में से किस वास्तुकार ने चंडीगढ़ में नगर संग्रहालय की योजना बनाई थी। ली कार्बूजियर ने जो है ये बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया, हरियाणा की केएमपी एक्सप्रेसवे में के का मतलब क्या है। तो आप देख लेते हैं केएमपी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे, ये जो केएमपी है ना, ये कितने किलोमीटर लंबा है, इसकी लंबाई आप मुझे बताएंगे। 135 पॉइंट समथिंग कुछ है या फिर क्या है, ठीक है। मैं ऑप्शन दे देता हूं, चलिए आपको, 126.3, ठीक है। यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट नहीं पता भाई 135.3 क्या है, 140.9, ठीक है। और चौथा ऑप्शन दे देते हैं, क्या देते हैं, चौथा ऑप्शन दे देते हैं 200.0, ठीक है। तो इनमें से आप मुझे इसकी लंबाई बताना, केएमपी की जो है लंबाई कितने किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ पे किलोमीटर है भाई, याद रखना, ठीक है। तो केएमपी का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं, कुंडली हो जाएगा इसका, के का हो जाएगा कुंडली, कुंडली के का हो जाएगा, एम से मानेसर हो जाएगा, मानेसर, और पी से हो जाएगा पलवल, ठीक है। ये तीनों आप याद रखना। अगर कुंडली आपसे पूछा जा सकता है तो मानेसर और पलवल भी आपसे पूछा जा सकता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 में क्या बोला गया, वायु पुराण के अनुसार निम्नलिखित में से हरियाणा के किस स्थान को भगवान हनुमान का जन्म स्थल माना जाता है। तो भगवान हनुमान का जो जन्म है हरियाणा का कैथल माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया, निम्नलिखित में से हरियाणा का लोक नाट्यशाला का पिता जो है किसे बोला जाता है। तो हरियाणा में लोक नाट्यशाला का जो पिता है वो अली बख्श को जो है माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इनके ऑप्शन लिख दिए हैं। अली बख्श कौन थे, इनका जन्म जो है वह रेवाड़ी, वर्तमान हरियाणा के जो है रहने वाले थे। उन्होंने 19वीं शताब्दी में रंगमंच या ख्याल शैली की नींव रखी थी, जिसे लोक नाट्यशाला के रूप में जाना जाता है। इन्हें इस कला के क्षेत्र में अग्रणीय योगदान देने के लिए जो है यह उपाधि दी गई थी। लक्ष्मीचंद के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, हरियाणा का तानसेन और सूर्य कवि जो है इनको
बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पे दयाचंद मायना है, तो दयाचंद को जो है हरियाणा का जॉन मिल्टन भी बोला जाता है। ये उपनाम जरूर याद रखना भाई, हरियाणा एचएसएससी जो है बहुत बार पूछ लेती है। जैसे कि हरियाणा का जॉन मिल्टन जो है किसे कहा जाता है, दयाचंद मायना को कहा जाता है। हरियाणा का तानसेन किसे कहा जाता है, तो लक्ष्मीचंद को बोला जाता है। ये उपनाम जरूर आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है, 1789 से 1794 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर किसका शासन होता था, मराठों का शासन होता था। अब मराठों में भी कोई तो होगा भाई, राजा कौन होता था, तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 19 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा महादजी सिंधिया हो जाएगा। महादजी सिंधिया के बाद जो है किसका शासन हुआ हरियाणा पर, तो महादजी सिंधिया के बाद जो है हरियाणा पर जो है शासन हुआ था दौलत राव सिंधिया का हुआ था। ठीक है, नीचे लिख दिया होगा ये रहा। ठीक है, 1789 से 1794 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर महादजी सिंधिया का शासन था। 1789 तक महादजी ने दिल्ली और हरियाणा के पूरे क्षेत्र अपने नियंत्रण में ले लिए थे, पूरी तरह से स्थापित कर लिया था, और उन्हें मुगल बादशाह द्वारा वकील ए मुतलक की जो है उपाधि दी गई थी। तो वही इसको उपाधि भी दी गई थी, एक याद रखना, ये जो कौन था, महादजी सिंधिया था ना, इसको वकील ए मुतलक की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा, मुगल बादशाह के द्वारा जो है ये उपाधि दी गई थी। अब इसके बाद 1794 के बाद हरियाणा और दिल्ली पर किसका शासन रहा, तो दौलत राव सिंधिया का शासन रहा था। ठीक है, दौलत राव सिंधिया, इसका शासन कब से कब तक रहा, 1794 से 1803। और 1803 के बाद आप सभी जानते हैं क्या हुआ था, 1803 में जो है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। ठीक है, द्वितीय आएगा ना, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में जो है अंग्रेज जीत गए थे, और यहीं से जो है फिर धीरे धीरे जो है कुछ हिस्सा जो है मराठों को, हरियाणा और दिल्ली का कुछ हिस्सा जो है अंग्रेजों को देना पड़ा था, और फिर पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। यहीं से जो है मराठा शक्ति जो है क्षीण होने लगती है। ठीक है, आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया, झज्जर के तत्समय नवाब ने ब्रिटिश के विरुद्ध 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। आप सभी जानते हैं 1857 की क्रांति जो है 31 मई का दिन निर्धारित किया गया था, लेकिन 10 मई 1857 की यह क्रांति जो है शुरू हो गई थी। हरियाणा में अंबाला से शुरू हुई थी, वैसे ये क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी। इसके जो प्रतीक था 1857 की क्रांति का जो प्रतीक था वो क्या होता था, रोटी और कमल होता था। ठीक है, देश के विभिन्न विभिन्न हिस्सों से जो है काफी सारे जो क्षेत्रीय राजा होते थे उन्होंने जो है नेतृत्व किया था। हम यहां पर हरियाणा की बात करेंगे। ठीक है, हरियाणा के क्षेत्रों से किस किसने नेतृत्व किया। ठीक है, नेतृत्व किया, मैंने सारी चीजें नीचे लिखी है, डोंट वरी, आइए एक एक करके बता देता हूं। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है। ठीक है, एक जगह आपको नहीं मिलेगी, मैं लिख के लेके आया हूं। झज्जर से जो है, हरियाणा के झज्जर से जो है किसने इसका नेतृत्व किया था, नवाब अब्दुल रहमान खान ने किया था। बल्लभगढ़ से आप सभी जानते हैं राजा नाहर सिंह ने किया था। रेवाड़ी से आप सभी जानते हैं राव तुलाराम और इनके भाई होते थे राव गोपाल, इन्होंने किया था। पानीपत से आप सभी जानते हैं ईमान अली कलंदर ने किया था। हिसार से भी आप सभी जानते हैं शहजादा मोहम्मद आजम ने किया था। रोहतक से बिशारत अली, कई स्रोतों में आपको रिसालदार बिशारत अली मिलेगा। पलवल से किसने किया था, गफूर अली और हरसुख राय ने किया था। मेवात, जिसको अब नूह नाम से जाना जाता है, यहां से नेतृत्व जो है सदरुद्दीन मेवाती ने किया था। ठीक है, दो और रह गए हैं, आइए इनको भी देख लेते हैं। हांसी से हुकुमचंद जैन और मुनीर बेग ने किया था, और सिरसा रानिया से जो है नवाब नूर समद खान के द्वारा नेतृत्व किया गया था। 1857 की क्रांति के जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है ना, 1857 की क्रांति से हरियाणा से किस किस ने नेतृत्व किया था, बस इससे ज्यादा आपको कोई याद नहीं करना, बस इतनी लिस्ट आप याद रखना। इतनी लिस्ट अगर आपने याद कर दी ना, एक नंबर पक्का हो गया भाई। ठीक है, एक नंबर पक्का हो गया। एचएसएससी यहीं से पूछती है, इससे बाहर नहीं जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, ये इतने जरूर आप याद कर लेना। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया, हरियाणा राज्य डैश की संस्तुति पर बनाया गया था। तो आप सभी जानते हैं 1965 में सरदार हुकुम सिंह की समिति में जो है अध्यक्षता में ये एक समिति का गठन किया गया था, जो 1966 में चलकर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बन गया था। ठीक है, अलग राज्य जो है बना दिया गया था, ये सभी आप सभी जानते हैं। तो ये आज का हमारा वीडियो सेशन था जो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। नीचे ऑफिशियल आंसर की भी जो है मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है। बस मेरे मोटिवेशन के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा और
वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ। और कमेंट सेक्शन में आपको एक चीज़ मिलेगा, प्लीज़ कर दिया करो यार, बार बार ना कहना पड़े। एक हाइप नाम से आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, हाइप नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, इसको जो है आप जो है प्रेस कर दिया करो, ठीक है, दबा दिया करो इसको, हाइप बटन को, ठीक है। तो मेरे को थोड़ा सा जो है अलग, थोड़ा सा जो है बेनिफिट मिल जाता है मेरी वीडियो को, ठीक है। बस इतना कर देना बस। और उसके बाद कोई नया बच्चा अगर हमसे जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये जो हमारा बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव चल रहा है ना, इनिशिएटिव, ये बिल्कुल आपकी जो है HSSC हरियाणा पुलिस, हरियाणा पुलिस CET मेंस एंड ग्रुप डी, ठीक है, सिलेक्शन के लिए चल रहा है, ठीक है। ठीक है, ये तीनों चीजें हमारी कब बंद होंगी, जब इन सभी के जो है रिटन एग्जाम हो लेंगे ना, तभी जो है मैं इस प्लेलिस्ट को बंद करूंगा। अदरवाइज ये नॉन स्टॉप प्लेलिस्ट रहेगी, ये निरंतर चलती रहेगी, चाहे HSSC कितना ही लंबा अपना शेड्यूल खींच ले, डोंट वरी, ठीक है। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ये प्लेलिस्ट बंद नहीं होगी। बस आपके एंड से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आप में जुनून होना चाहिए, आप में जिद होनी चाहिए कि 2026 में HSSC में सिलेक्शन लेना ही लेना है, ठीक है। दोनों मिलके भाई जो है फुल तबाही कर देंगे HSSC में 2026 में। वो लाइन कहते हैं ना कि दो भाई दोनों तबाही, उसी तरीके से ऐसी तैयारी कर देंगे बिल्कुल, HSSC एग्जाम का जो है चीर फाड़ कर देंगे एग्जाम में, ठीक है। तो अपनी तैयारी करते रहो, लगातार पढ़ते रहो, कंसिस्टेंसी बनाई रखो। और कोई भी अगर डाउट क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मेरे एंड से जितनी हेल्प हो पाएगी ना भाई, उतनी हेल्प मैं आपकी जरूर कर दूंगा, ठीक है। इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं मंडे को नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।